नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। पिछले वीडियो में हमने बीए पार्ट द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के भारतीय संघ में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों पर चर्चा की थी। आज जो अपना टॉपिक है वो भारतीय संघ में केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, संघात्मक शासन की अगर हम बात करें तो संघात्मक शासन की सबसे कठिन समस्या संघ तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का समायोजन करना है। यदि संविधान में तत्संबंधी स्पष्ट तथ्य उपलब्ध ना हो तो दोनों को अपना दायित्व निभाने में कठिनाई का अनुभव होता है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस संबंध में विस्तृत उपबंधों की आवश्यकता अनुभव की, ताकि प्रशासनिक क्षेत्र में संघ तथा राज्यों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो सके। अब प्रशासनिक संबंधों को अगर हम संवैधानिक दृष्टि में देखें तो भारतीय संविधान में 11वें भाग के दूसरे अध्याय में केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार केंद्र की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यों की प्रशासनिक शक्तियां उन विषयों तक सीमित हैं जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची के विषय के संबंध में प्रशासनिक अधिकार साधारणतः राज्यों में निहित हैं, किंतु यदि इन विषयों पर राज्य की प्रशासनिक शक्तियों को संघ की ऐसी प्रशासनिक शक्तियों द्वारा सीमित रखा गया है जो या तो संविधान द्वारा या संसदीय द्वारा प्रदत्त हैं। जैसा कि इससे पहले भी हम विधायी संबंधों में भी चर्चा कर चुके हैं कि संघ सूची या केंद्र सूची के विषयों पर कानून केवल संसद बना सकती है, राज्य सूची के विषयों पर कानून केवल राज्य बना सकते हैं, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून दोनों बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में प्राथमिकता केंद्र को दी जाएगी। प्रशासनिक संबंधों में केंद्र और राज्यों के ऊपर नियंत्रण रखने का अधिकार तो दिया गया है, किंतु इसके बावजूद राज्यों को स्वायत्तता एवं जिम्मेदारी का बड़ा क्षेत्र मिला हुआ है। फिर भी कुछ विद्वान ऐसा महसूस करते हैं कि इन संबंधों ने राज्य की स्वायत्तता को कम किया है, क्योंकि एक ही दल का बोलबाला है और राज्यों के मुकाबले एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था के रूप में केंद्रीय कार्यपालिका का उदय हुआ है तथा केंद्र को अधिक अधिकार मिल गए हैं। अब संघात्मक शासन व्यवस्था में या केंद्र राज्य संबंधों की हम प्रशासनिक संबंधों की बात करें तो ऐसी कौन कौन से विधियां हैं जिनके द्वारा संघ जो है वो राज्यों पर नियंत्रण रखता है। तो इसमें सबसे पहला अगर हम लेते हैं, देखिए संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्य प्रशासनिक संबंधों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट तो हो जाता है कि राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से संघीय सरकार को राज्यों के संबंध में कतिपय प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त हैं, जो इस प्रकार हैं। अर्थात संघ किस प्रकार राज्यों पर नियंत्रण रखता है। तो इसमें कई तरीके हैं। इसमें पहला हम ये ले सकते हैं कि राज्यों का दायित्व है ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट। तो संविधान के अनुसार राज्यों को अपनी कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन होता रहे। हर राज्य का यह कर्तव्य है कि वह संसद के कानूनों को अमल में लाने के लिए हर संभव उपाय काम में लाए या हर संभव उपाय करे। राज्यों का यह भी दायित्व है कि वे केंद्रीय प्रशासन में कोई भी बाधा उत्पन्न ना होने दें, क्योंकि भारतीय संविधान की एकता और अखंडता हमारे लिए प्राथमिक है। इसलिए पहला जो पॉइंट है वो है राज्यों का ये दायित्व होना चाहिए कि संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन होता रहे। दूसरा पॉइंट है इसमें केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है कि अर्थात केंद्र को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्यों को यह निर्देश दे सकती है कि उन्हें अपनी कार्यकारी शक्ति का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि राष्ट्रीय व सैनिक महत्व के मार्गों, पुलों आदि का निर्माण साधारणतः केंद्रीय सरकार करती है, परंतु केंद्र जो यह अधिकार प्राप्त है वह इस प्रकार के मार्गों के निर्माण व उनके उचित रखरखाव के लिए राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सके। अर्थात जो राष्ट्रीय या सैनिक महत्व के मार्ग और पुल हैं उन पर निर्माण का जो अधिकार है वो तो केंद्र का है, लेकिन इनके रखरखाव के लिए, रेल मार्गों के रखरखाव के लिए केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकती है।
तीसरा पॉइंट अपन इसमें ले सकते हैं कि केंद्र राज्यों की सरकारों का उपयोग अपने एजेंट के रूप में कर सकता है। तो राष्ट्रपति राज्यों की सरकारों अथवा उनके पदाधिकारियों को अपने एजेंट के रूप में कोई भी कार्य करने की जिम्मेदारी सौंप सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि संघ सूची में दिए गए किसी भी विषय से संबंधित कोई भी कार्य राज्यों के पदाधिकारियों को सौंपा जा सकता है। इसी संदर्भ में नंबर 4 पर हम ले सकते हैं कि सरकारी कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्रवाइयों को पूरी मान्यता दी जाएगी। अर्थात केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों का यह कर्तव्य है कि वे सरकारी कृत्यों का आदर करें और देश के सभी न्यायालयों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों को लागू करें। 2 या 2 से अधिक राज्यों में बहने वाले जलाशयों व नदियों के जल का बंटवारा, संसद को यह अधिकार है कि अंतर्राज्यीय नदियों के बंटवारे से उत्पन्न विचार को निपटाने के लिए वह उचित कानून बनाए। संसद किसी भी नदी या नदी घाटी परियोजना के पानी के इस्तेमाल, वितरण या नियंत्रण संबंधी विवाद के सिलसिले में मध्यस्थता की व्यवस्था कर सकती है। संसद सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय को इस प्रकार के विवादों पर विचार करने से रोक सकती है। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है और इसका इस्तेमाल कृषि एवं औद्योगिक विकास के लिए, पानी और बिजली जैसी सुविधा की व्यवस्था के लिए किया जा सकता है। साथ ही इसका उपयोग जैसे दामोदर घाटी निगम जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन इसमें ले सकते हैं अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। देखिए, संविधान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करे। अब सवाल ये उठता है कि अंतर्राज्यीय परिषद के कार्य क्या हैं। तो इसके 3 विशेष कार्य हैं। पहला है राज्यों के बीच उठने वाले या खड़े होने वाले विवादों की जांच करना तथा उनके संबंध में सलाह देना। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है इसका उन विषयों पर छानबीन कर विचार करना जिसमें राज्यों की एक समान दिलचस्पी हो। तीसरा कार्य है इन विषयों और विशेषकर इनसे संबंधित नीति एवं कार्य के बेहतर समन्वय के संबंध में सिफारिशें करना तथा राष्ट्रपति इस परिषद के संगठन और प्रक्रिया को निर्धारित एवं उसके कर्तव्यों को परिभाषित कर सकता है। अगर हम इसको एक शब्द में आपके कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना या इसका उद्देश्य क्या है या इसके कार्य क्या हैं, तो अंतर्राज्यीय परिषद जो होती है उसका प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख जो कार्य होता है वो है कि राज्य और केंद्र के बीच उठने वाले विवादों का निपटारा करना। 7वां पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं कि अखिल भारतीय सेवाएं। देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं वैसे तो संघ और राज्यों को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। संघ द्वारा राज्यों को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अखिल भारतीय सेवा, यद्यपि राज्यों और केंद्र की पृथक पृथक सेवाएं और लोक सेवा आयोग होता है, फिर भी संविधान अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए संघ को अधिकार देता है। जैसे IAS और IPS, IFS या IRS इस तरह के पद हैं, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के जो पद हैं ये सब इन एग्ज़ाम को कंडक्ट तो करवाता है संघ लोक सेवा आयोग। तो इनके जो कर्मचारी होते हैं जैसे IAS और IPS वगैरह ये होते संघ के अधिकारी हैं लेकिन काम करते हैं राज्यों में। तो एक तरह से हम ये कहें कि इनकी जो भावना है, इनका जो दायित्व है वो कार्य क्षेत्र इनका राज्य हो सकता है, लेकिन चूंकि कर्मचारी संघ के हैं तो इनकी भावना संघ के प्रति ज़्यादा रहती है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं वो भी राज्यों के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर केंद्र का कर्मचारी अगर होगा तो केंद्र का राज्यों पर कंट्रोल का एक साधन होगा या उसका एक तरीका होगा। एक अपन इसमें ले सकते हैं राज्यपाल का पद। देखिए, राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और एक प्रकार से वे राज्यों में केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। उनके माध्यम से केंद्रीय सरकार राज्यों पर अंकुश रखती है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होता है। तो कहीं ना कहीं उसकी भावना संघ के प्रति होती है और राज्यों में वो कार्य करते हैं। तो राज्यपाल के द्वारा भी संघ राज्यों पर नियंत्रण की व्यवस्था करता है, रखता है। नेक्स्ट इसमें अपन ले सकते हैं संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। अर्थात संविधान का जो अनुच्छेद 365 है, तो 365 के अनुसार यदि राज्य की सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन न करे
तो राष्ट्रपति यह उद्घोषणा कर सकता है कि राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो गया है। इस घोषणा का परिणाम ये होगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। अर्थात केंद्र को जब ये लगने लग जाए कि राज्य उसके आदेशों का पालन नहीं कर रहा है ठीक तरीके से, तो 365 में राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाएगी तो राज्यों के समस्त अधिकार जो है, शासन व्यवस्था जो है, वो केंद्र के हाथ में चली जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है या महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके द्वारा भी केंद्र राज्यों पर नियंत्रण रखते हैं। राज्यों की स्वायत्ता में कमी। अब देखिए, संक्षेप में तो अपन ये कहते हैं कि संविधान केंद्रीय कार्यपालिका के प्रभालिका या प्रावधान करता है, अर्थात केंद्रीय कार्यपालिका संसद जो है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। लेकिन देखिए, संघीय शासन की महत्वपूर्ण विशेषता तो शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्यों के बीच, है ना। संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है ना, जिसपे संघ पर केवल कानून बनाने का अधिकार संघ का है और राज्य पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का है। लेकिन फिर भी अगर हम पूरे इस घटनाक्रम को देखते हैं, सारे बिंदुओं के संदर्भ में हम अगर केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संदर्भ को देखते हैं तो हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि सारे मंडल पर, या अपन कहें कि सारे पॉइंटों पर, या सारे राज्यों के ऊपर कहीं ना कहीं केंद्र का जो नियंत्रण है वो शक्तिशाली है। चाहे वो प्रशासनिक पहलू की दृष्टि से हो, चाहे वो विधायी पहलू की दृष्टि से हो, चाहे वह राज्यपाल का पद हो, चाहे वो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, चाहे वो अंतर्राज्यीय परिषद की बात हो, चाहे वो केंद्रों के दायित्व का पालन करवाने की बात हो, चाहे राज्यों को दायित्व सौंपने की बात हो। तो किसी न किसी तरीके से सारे रंगमंच पर केंद्र ही छाया हुआ है, केंद्र ही शक्तिशाली है और केंद्र ही कहीं ना कहीं देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं संविधान वेत्ताओं ने केंद्र को शक्तिशाली बनाया है। तो स्टूडेंट्स, ये अपना जो प्रशासनिक दृष्टि से केंद्र और राज्यों के संबंध हैं उसको आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो अपना केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध हैं उनको डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।